काव्य क्लासेस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपसे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं पुनः एक बार आप लोगों के लिए ले करके आया हूँ बीए सेकेंड सेमेस्टर विषय राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान के विषय में हम आज चर्चा करेंगे लेसन 8 पे। जैसा कि मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर लिख रखा है। लेसन 8 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि संप्रभुता से संबंधित है। संप्रभुता से संबंधित है तो हम जानेंगे कि राजनीति विज्ञान में संप्रभुता का क्या स्थान है। तो मित्रों ये जो चैप्टर है मैं आपसे बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी परीक्षा हो, चाहे टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो अथवा बीए की परीक्षा हो, जिसमें आप लोगों के लिए मैं मुख्य रूप से ये वीडियो बना रहा हूँ, संप्रभुता से निश्चित रूप से 3 या 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज का वीडियो होने वाला है। तो संप्रभुता के हम जो सिद्धांत है उसको समझेंगे और संप्रभुता को 2 माध्यमों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि संप्रभुता का एकत्ववाद क्या होता है और संप्रभुता का बहुलवाद क्या होता है। तो हमको यही समझना है इसमें कि एकत्ववाद संप्रभुता का सिद्धांत क्या है तथा बहुलवाद संप्रभुता का सिद्धांत क्या है, और साथ ही साथ एकत्ववाद संप्रभुता के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विचारक कौन है तथा बहुलवाद संप्रभुता के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विचारक कौन कौन से। तो मित्रों हम समझते हैं कि संप्रभुता होती क्या है। तो संप्रभुता का सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे। तो इसका अर्थ समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि संप्रभुता किस भाषा से निकल करके बनी है और इसका अर्थ क्या होता है। तो हम ये समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर का मीनिंग क्या है, पूरा चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, पूरा चैप्टर हमें कहाँ ले जाना चाह रहा है और क्या बताना चाह रहा है। तो देखिए संप्रभुता का अर्थ यहाँ लिखा है, संप्रभुता आंग्ल पर्यायवाची क्या है, साबरनेटी लैटिन शब्द सुपर और एनस, सुपर और एनस से लिया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि जो संप्रभुता है ये किससे लिया गया है, लैटिन शब्द है या फिर यूनानी शब्द है या जो भी है, 4 ऑप्शन देगा ऐसा लेगा। तो हमको ये समझना है, पहला प्रश्न आपका यही तैयार हो गया कि साबरनेटी जो लैटिन शब्द है संप्रभुता है वो किससे बना है, तो लैटिन शब्द से बना है। 2 शब्दों से, सुपर से प्लस एनस, सुपर और एनस से बना है और जिसका मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि संप्रभुता का जो अर्थ निकल करके आ रहा है वह संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति से। आशा करता हूं कि यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति, मतलब उसके ऊपर कोई भी ताकत नहीं है, उसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। अब कह रहा है अलग अलग विचारक जो है वो अलग अलग तरीके से अपने अपने ढंग से संप्रभुता को गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, संप्रभुता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जीन बोधा के अनुसार। जीन बोधा, एक बात और आपको समझनी चाहिए कि जीन बोधा ही वो विचारक हैं जिन्होंने सबसे पहले संप्रभुता के बारे में बताया। संप्रभुता शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले विचारक जीन बोधा ही हैं। तो जीन बोधा क्या कह रहे हैं संप्रभुता के बारे में, तो आइए जानते हैं। कह रहा है कि संप्रभुता नागरिकों यानी एक राज्य के अंतर्गत रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, नागरिकों प्रजाजन के ऊपर, नागरिकों तथा प्रजाजन के ऊपर राज्य की, मतलब जिस राज्य के अंतर्गत हम रह रहे हैं उस राज्य की क्या है, सर्वोच्च शक्ति है। उस राज्य की सर्वोच्च शक्ति है क्या, संप्रभुता, जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो। मतलब ये जीन बोधा बता रहे हैं कि संप्रभुता के बारे में कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजन के ऊपर राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति है कि जिसके ऊपर किसी भी कानून का कोई अंकुश नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता। ये कौन कह रहा है, जीन बोधा कह रहे हैं। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है, ये परिभाषा है संप्रभुता की जो जीन बोधा ने बताया।
ये तो हो गई जीन बोधा के अनुसार संप्रभुता क्या है। अब हम समझेंगे बोर्गेस। बोर्गेस के अनुसार संप्रभुता क्या है, मतलब एक ही चीज है, संप्रभुता ही है। संप्रभुता के बारे में सभी विचारक अपने अपने ढंग से संप्रभुता को गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगला कह रहा है बोर्गेस के अनुसार यह व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन व उसके समुदाय के ऊपर प्राप्त राज्य की, यहां पर देखिएगा, यहां पर भी कहा है राज्य की और यहां पर भी कह रहा है कि राज्य की क्या है, मौलिक निरपेक्ष असीम शक्ति है। यानी कि बोर्गेस भी कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन और उसके समुदायों के ऊपर किसकी, राज्य की मौलिक और निरपेक्ष असीमित शक्ति है। यानी कि दोनों की परिभाषा में से हमें स्पष्ट हो गया कि सर्वोच्च शक्ति किसकी, राज्य की, वो भी संप्रभुता की सर्वोच्च शक्ति राज्य की। अगला कह रहा है, ये भी परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को निश्चित रूप से परीक्षा में देखने को मिलेगा। बिलोबी के अनुसार संप्रभुता क्या है, फिर वही चीज संप्रभुता के बारे में क्या कह रहे हैं बिलोबी, राज्य की संप्रभुता क्या है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। यानी कि संप्रभुता वो चीज है जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, जिसके ऊपर कानून का भी कोई नियंत्रण, कोई अंकुश नहीं होता। ये राज्य की संप्रभुता के बारे में ये तीनों विचारक अपने अपने ढंग से बता रहे हैं। अब मित्रों हम समझेंगे कि संप्रभुता के कितने पक्ष होते हैं। संप्रभुता को समझने के लिए हमें कितने पक्षों का सहारा लेना पड़ता है, तो इसको समझने के लिए हम दो पक्षों का सहारा लेंगे। संप्रभुता के दो पक्ष कौन कौन से हैं, तो मित्रों एक हमने लिख रखा है, देखिए एक लिख रखा है आंतरिक संप्रभुता और दूसरा हमने लिख रखा है बाहरी संप्रभुता। यानी कि संप्रभुता के जो दो पक्ष हैं, वो पहला पक्ष है आंतरिक संप्रभुता का और दूसरा पक्ष है बाहरी संप्रभुता का। तो हम बारी बारी से आंतरिक संप्रभुता के पक्ष को समझेंगे कि आंतरिक संप्रभुता क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि बाहरी संप्रभुता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं आंतरिक संप्रभुता का अर्थ। तो मित्रों आंतरिक संप्रभुता के बारे में एक विचारक है जिनका नाम आप जानते होंगे, जिनका नाम है डॉक्टर गार्डनर। गार्डनर आंतरिक संप्रभुता के बारे में बता रहे हैं कि संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत होती है। यानी कि जो आंतरिक संप्रभुता होती है वो किसके अंतर्गत फैली होती है, राज्य के विस्तृत, मतलब राज्य जो है राज्य की सीमा के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए भारत हमारा एक राज्य है और भारत राज्य की सीमा के अंतर्गत पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, यानी कि हमारे राज्य भारत की सीमा जितनी दूर में फैली हुई है, जितने विस्तृत एरिया में फैली हुई है, जहां तक इसकी सीमा लगती है भारत की, उस क्षेत्र में वो क्या है, एक राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्ति और समुदाय किसी के क्या होते हैं, अधीन होते हैं। यानी कि एक राज्य जितने एरिया में फैला होता है, उस राज्य के अंदर रहने वाले व्यक्ति, राज्य के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति, राज्य के सीमा के भीतर रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं, समुदाय होते हैं और जितने भी लोग होते हैं, सभी क्या होते हैं, इसी संप्रभुता के अधीन होते हैं। देश की सीमा के अंतर्गत रहने वाले, सीमा के अंदर रहने वाले लोग। ये तो हो गई आंतरिक संप्रभुता। अब क्या है, यहां देखेंगे हम दूसरा जो हमने यहाँ पर लिख रखा था बाहरी संप्रभुता। तो यहां देखेंगे हम बाहरी संप्रभुता का मतलब क्या होता है। आंतरिक संप्रभुता का मतलब देश के अंदर हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, हम कोई भी फैसले ले सकते हैं। और कह रहा है बाहरी संप्रभुता। बाहरी संप्रभुता का मतलब ये है कि हम अपनी देश की सीमा के बाहर, देश की सीमा से बाहर निकल करके हम यदि चाहेंगे तो किसी के साथ हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, हम पूरी तरह से संप्रभु हैं। हम जिससे चाहेंगे,
जिस देश से चाहेंगे हम अपना संबंध स्थापित करेंगे, संधि करेंगे, व्यापार करेंगे, समझौता करेंगे, कूटनीति संबंध स्थापित करेंगे। हमें जो मर्जी आएगा वो हम उस देश के साथ हम अपना संबंध निभाएंगे। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं, हमारे ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। तो बाहरी संप्रभुता का मतलब यही है कि हम पूरी तरह से संप्रभु हैं, जिससे हमारा संबंध बनाने का मन करेगा उन देशों के साथ हम अपना मैत्री संबंध बनाएंगे, कूटनीति संबंध बनाएंगे, व्यापार संबंध बनाएंगे, सारे संबंधों को हम स्थापित करेंगे। आंतरिक संप्रभुता देश के अंदर की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, वो स्वतंत्र है, संप्रभु है। और बाहरी संप्रभुता कह रहा है देश की बाहर के सीमा के बाहर ही संप्रभु किसी से चाहे संबंध रखे या ना रखे। अब देखिए संप्रभुता के लक्षण, यानी कि हम किस चीज को संप्रभुता कह सकते हैं, संप्रभु किन चीजों को हम कह सकते हैं। तो देखिए संप्रभुता के कुछ लक्षण होते हैं, उसी संप्रभुता उसी लक्षण के आधार पर हम संप्रभुता को चिन्हित कर सकते हैं। देखिए यहां क्या कह रहा है, पहला संप्रभुता का जो लक्षण है वो है निरंकुशता, दूसरा जो लक्षण है वो है मौलिकता, तीसरा जो लक्षण है सर्वव्यापकता, चौथा लक्षण है अस्थायित्व, पांचवा लक्षण है अपृथकीकरणता, करणीयता, और छठा है अनन्यता, और सबसे अंतिम है सातवां अविभाज्यता। तो ये 7 लक्षण होते हैं संप्रभुता के, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब हम एक एक करके बारी बारी से सभी के अर्थ को समझेंगे, इसकी व्याख्या को समझेंगे कि निरंकुशता क्या होती है, मौलिकता क्या होती है, सर्वव्यापकता क्या होती है, अस्थायित्व क्या हो सकता है, अप्रतिकरणीयता क्या होती है, अनन्यता क्या होती है, और अविभाज्यता क्या होती है। एक एक व्याख्या के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे निरंकुशता जो संप्रभुता का लक्षण है वो क्या होता है। तो देखिए एक प्रमुख विचारक है जिनका नाम है ऑगस्टीन। ऑगस्टीन निरंकुशता के बारे में क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संप्रभुता अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होती है, किंतु वह स्वयं किसी के आदेश का पालन करने की अभ्यस्त नहीं होती। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ऑगस्टीन कि संप्रभुता ऐसी चीज है कि जो क्या है, निरंकुश होती है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। वो तो दूसरे को आदेश दे करके वह अपने आदेशों का पालन करवाती है, लेकिन उसको कोई आदेश देने वाला नहीं होता है। वह संप्रभुता किसी अन्य चीज के अधीन नहीं हो सकती है, वह दूसरों से आदेशों का पालन करवाती है, स्वयं किसी के आदेश का पालन करने वाली नहीं होती है। ये क्या कह रहा है, निरंकुशता। तो सबसे पहले ये इसका लक्षण हो जाएगा। जैसा कि हमने ऊपर भी इन संप्रभुता की परिभाषा के बारे में आप लोगों को बताया ही कि संप्रभुता अपने आप में निरंकुश होती है, स्वतंत्र होती है, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं होता। वो